बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हुकूमत पे भी बात होगी और सियासत पे भी बात होगी, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वज़ारत का ओहदा संभालने पे मुबारक। और पहले ये जानना चाहूँगा कि ये आपका इंतखाब था या क़यादत का इंतखाब था कि आपको ये मुश्किल वज़ारत दी जाए? हाँ, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने मदऊ किया। और आप जैसे वज़ादार लोग माशरे में हैं, सहाफ़ती शोबे में हैं, तो कुछ अक़दार हमारे ज़िंदा हैं, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक बिल्कुल मुश्किल चैलेंज ज़रूर है, और मीडिया से शनासाई मेरी पिछले 8-10 साल से मीडिया पे अपीयर हो रहा हूँ, और मुश्किल दौर में, बड़े कठिन दौर में, जब पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, क़यादत या क़ैद थी या जिला वतन थी, तो हम चंद ही लोग थे जो मीडिया पे आके बात करते थे, और उस वक्त बड़ी कदगन थी, बड़ा घुटन का माहौल था। तो उस माहौल में काम किया, तो काम तो अब भी कर लेंगे। असल बात यह है कि इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अक़दार, इस मुल्क के अवाम, इस हवाले से एक मुस्बत तासर जो है वो कैसे दिया जा सकता है, मुस्बत इक़दाम कैसे उठाए जा सकते हैं। इंतखाब सच्ची बात है क़यादत का था, मगर मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि क़यादत के मेयार पे पूरा उतरूँ, पाकिस्तानी अवाम के एतमाद पे पूरा उतरूँ। और हम ये ओहदे आने जाने चीज़ हैं। कल हम अपोजिशन में बैठे थे, ये और लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे थे, आज हम वहाँ बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, ये वक्त का धारा है। असल बात यह है कि इंसान के जाने के बाद, इंसान के दौर को, इंसान के उस ओहदे पे रहने के जो जितना भी दौरानिया है, उसको किन अल्फाज में याद किया जाता है। और इंसान जब कोई ओहदा लेता है और जब छोड़ के जाता है, तो क्या जब उसको मिला था उससे बेहतर हालत में छोड़ के जाता है या उससे बदतर हालत में छोड़ के जाता है? तो मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़हन में हैं। आपको क्या लगता है कि कितने अरसे आप लोग उधर बैठे रह सकेंगे? क्योंकि सारा इन्हिसार पीपल्स पार्टी पे है, और पीपल्स पार्टी ने अभी 2 दिनों में, एक दिन इरसा के आर्डीनेंस की मुखालफत कर दी और दूसरे दिन भी कानून साजी जो हो रही थी उसकी मुखालफत कर दी। तो लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ से उतार देगी? साफ़ी साहब, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इस हुकूमत में भी, पीडीएम हुकूमत में भी एक बड़ा इज़्ज़त तकरीम का रिश्ता रहा है। माजी में तलखियाँ ज़रूर थी, 90 की दहाई की एक पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद भी 2008 के बाद भी हमारी आपस में गवर्नर राज भी लगते रहे, दूरियां भी रही, तलखियाँ भी रहीं, मगर हमने बड़ा कुछ सीखा है दोनों जमातों ने। और जमहूरी इक़दार के हवाले से, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद के हवाले से, और इस मुल्क को ठीक डगर पर चलाने के हवाले से, देखिए हम दोनों पार्टीज़ मिसाक जमहूरियत के सिग्नेटरीज़ हैं, हम दोनों ने दस्तखत किए हैं उस पर। और हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि 2008 में एक पीसफुल ट्रांजिशन, 2013 में फिर पीसफुल ट्रांजिशन, और जब भी मुश्किल वक्त आया हम उनके साथ खड़े हुए, वो हमारे साथ खड़े हुए, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर। जब डी चौक में धरने हो रहे थे आपके पीछे इधर, तो जॉइंट सेशन में पीपल्स पार्टी का किरदार आपको भी याद है, हमें भी याद है। मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ें याद भी रखता हूँ। तो बड़ा मुस्बत किरदार था, और हमने भी कोशिश की कि उनके साथ अच्छे तरीके से निभाई जाए। उनका इस हुकूमत में शमूलियत का अपना अंदाज़ है, अपना तर्ज़ है, जिसमें सदर पाकिस्तान का ओहदा उनके पास है, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली है, चेयरमैन सेनेट है, 2 सूबों के गवर्नर साहिबान हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत में शामिल हैं, और जो तनकीद बराए इस्लाह है उसको मैं एक अच्छी चीज़ समझता हूँ। पार्टी के अंदर भी मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं अक्सर आवाज़ उठाता रहता हूँ इश्यूज़ के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तनकीद बराए इस्लाह है वो हमारे इत्तेहादियों को भी करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के सदर होते हुए वो वफाक को मजबूत करेंगे, वो हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे, और उनके होते हुए इंशाअल्लाह ताला ये टेन्योर अच्छे तरीके से पूरा होगा। तो इरसा के चेयरमैन के मामले पे आप लोग समझते हैं कि उनकी तनकीद बराए इस्लाह थी या हुकूमत से कोई गलती हो गई थी? देखिए, मैं समझता हूँ वो एक मामला है जिस पे थोड़ी सी कह लें मिसकोऑर्डिनेशन का मामला हुआ, मगर कोशिश है कि खुश असलूबी से वो मामला हल हो जाए। उस पर अभी वो कोई हतमी मराहिल में चीज़ दाखिल नहीं हुई, अभी उस पर बातचीत चल रही है। तो कोशिश होगी कि जो इस मुल्क के मफाद में बेहतर हो, और जो अहल शख्स हो, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ उसकी अपॉइंटमेंट की जाए। अच्छा, ये जो कैबिनेट बनाई गई है, इसमें किन मायारात को मद्देनज़र रखा गया है? एक मुख्तसर मगर संजीदा लोगों पर मबनी ये काबीना है, और बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थीं
पेशन गोइयाँ हो रही थी कि ये एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, ये सियासी लोगों को इग्नोर किया जाएगा। फिर नई चहमगोई आई कि जी ये पुराने जो तजर्बेकार सियासतदान हैं उनको काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा, ज़्यादा नए चेहरे होंगे। मैं समझता हूँ कि एक हसीन इम्तजाज है नए और पुराने का भी, और सियासतदानों और टेक्नोक्रेट्स का भी। इस 19 रुकनी काबीना के अंदर अगर आप देखें तो 17 जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, हार्ड कोर पॉलिटिशियंस हैं, ओवर द ईयर्स इलेक्ट होते आए हैं। तजर्बेकार लोग भी हैं, यंग लोग भी शामिल हैं, और टेक्नोक्रेट्स में मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं। औरंगज़ेब साहब नहायत ही एक प्रोफेशनल, एक संजीदा बैंकर हैं, और बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं उनकी शरीयत के बारे से लोग बात कर रहे हैं, जगह जगह सवाल होता है। तो मैं कहता हूँ कि वो हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान के सदर थे, कराची में मुकीम थे, पाकिस्तान की खिदमत की। इनके भाई रज़ा फ़ारूक वो एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, दौरान सर्विस उनकी डेथ हुई। तो ये बड़े फ़र्शनास लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, रिवायतों वाले लोग हैं, इस मट्टी की से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए इस ख़ानदान की बड़ी खिदमात हैं। तो औरंगज़ेब साहब इकॉनमी के हवाले से भी आपने देखा होगा, उनको कोई अभाम नहीं है, वो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ एक उन्होंने अच्छा तासुर कायम किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप देखें, आलमी मालियाती जरीदा है, वो कहता है कि एक बेहतरीन इंतखाब है जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी, इस्लाहात में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी साहब हैं उसके अलावा, वो बतौर वज़ीर आला पंजाब, बतौर जर्नलिस्ट के, बतौर एक बिज़नेसमैन के, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है, उन्होंने इस मुल्क में रोज़गार के मौके लोगों के लिए पैदा किए। और बदकिस्मती से 9 मई का वाक़या उनके टेन्योर में हुआ, वो ना होता तो शायद PTI को भी एतराज़ उन पर ना होता। वो बड़े मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं, और पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है, मुझे बता दें कि किसी पोलिंग एजेंट को रोका गया हो, किसी को पोलिंग कैंप लगाने से रोका गया हो, किसी उम्मीदवार को रोका गया हो, बड़े अच्छे तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन चलाया। प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की जो सिलेक्शन थी, लेकिन एक निगरान को, वज़ीर आला को वज़ीर बना के आप लोगों ने ये तासुर नहीं दिया कि वो गैर जानिबदार नहीं थे, बल्कि उन्होंने आप लोगों को फेवर किया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंडेट जहाँ जहाँ आया इलेक्शन में, एक स्प्लिट मैंडेट था। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को मैंडेट मिला, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला, बलूचिस्तान में कुछ डिवाइड था, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बने, पंजाब में हमें मिला। मोहसिन नकवी साहब ने इलेक्शन के दौरान बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दी, और वो एक काबिल शख्स हैं। मैं समझता हूँ कि एक काबिल शख्स की काबीना में शमूलियत सिर्फ इस वजह से रुक जाती कि वो निगरान वज़ीर आला रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होती। वो इधर भी बतौर वज़ीर दाखिला तवाज़ुन लेके चलेंगे, और बड़ी अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतों से नवाजा है, वो बड़े अच्छे तरीके से इस किरदार को अदा करेंगे। डार साहब को भी अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा है, तो कौन सी ऐसी सलाहियत अब औरंगज़ेब साहब में जो डार साहब में नहीं थी कि आप लोगों ने उनकी जगह इनको वज़ीर ख़जाना बना दिया? देखिए, एक तो डार साहब की मशावरत शामिल थी, जब वजारतों के ऊपर, पोर्टफोलियोज़ के ऊपर आपस में बातचीत हुई, मशावरत हुई, तो इसमें डार साहब ने भी अपना हिस्सा डाला मशावरत के अंदर, और ये बेहतर समझा गया कि एक टेक्नोक्रेट को बतौर वज़ीर ख़जाना लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि डार साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा, उनका बड़ा बैनुल-अक़वामी सतह पे एक्सपोजर है। वो 97 में MNA भी इलेक्ट हुए, सेनेटर चले आ रहे हैं, कई बार वज़ीर रहे हैं, वफाकी वज़ीर, तो वो महाज भी अच्छा संभालेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस है। अभी भी इकॉनमी की मीटिंग्स हैं जिनमें माशी इस्लाहात हैं, टैक्स के इस्लाहात हैं, FBR की तंजीम नौ है, उसमें उनका मुकम्मल इनपुट है, और मैं समझता हूँ कि उनका एक अपना रोल है, और वो रोल रहेगा, हमेशा रहेगा। वज़ीर आज़म ने तो उस तकरीर में बड़े इस्लाहात का ज़िक्र किया और अज़म ज़ाहिर किया, लेकिन कौम जानना चाहती है कि ये किस तरह के इस्लाहात आप लोग करना चाहेंगे? ज़रा हमें बताइए कि क्या माशी इस्लाहात पेश नज़र है। बहुत आपका अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले इस मुल्क की अशराफिया जो अरबों रुपए कमाती है मगर उस तनासब से टैक्स नहीं देती, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना कि जो टैक्स का बोझ है वो मिडिल क्लास पे और गरीब आदमी पे ना पड़े। टैक्स का बोझ अशराफिया उठाए, जो मुट्ठी भर अशराफिया इस मुल्क की, जो इस मुल्क के वसाइल के ऊपर विराजमान है, तो उसका एक निज़ाम वज़ा किया जाएगा। और वो तभी मुमकिन है जब FBR, जो हमारा सबसे बड़ा टैक्स जमा करने का इदारा है,
उसके अंदर इस्लाहात लाए जाएंगे। उसकी तंजीम नौ वज़ीर आज़म साहब की तरजीहात में शामिल है और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये भी चाहते हैं कि टैक्स के इदारे के जो अफसरान हैं, जो अच्छे अफसरान हैं, वो कहते हैं कि हमारे सरों का ताज हैं, और जो अफसरान करप्शन में मुलव्वस हैं और जो अपनी दिहाड़ी की खातिर इस मुल्क के टैक्स को जमा नहीं होने देते सरकारी ख़जाने में, तो उनकी वो कहते हैं मैं परेड कराऊंगा। ये उनका बड़ा एक वाज़ेह एजेंडा है। और इसके अलावा टैक्स नेट को जो वसी करने की उन्होंने बात की है, तो वो एजेंडे में शामिल है। तो ये होगा मुमकिन जब हम बिल्कुल एक लगन के साथ, हिम्मत हौसले के साथ ये फ़ैसले करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब माजी में मुआशी इस्लाहात कर चुके हैं, उनमें सलाहियत है। एक तो ये टैक्स रिफॉर्म का एजेंडा मैंने आपके सामने रखा। दूसरा एजेंडा साफ़ी साहब वो निजकारी का है। जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, वो हर साल उनका खसारा जो है उसमें करोड़ों का इजाफ़ा होता है। अब जब करोड़ों का इजाफ़ा होता है, उसका बर्दाश्त जो करना पड़ता है वो कौम को, गरीब आदमी को करना पड़ता है। तो PIA की निजकारी आपको पता है बड़ी तेज़ी से चल रही है, उसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल किया जाएगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। दीगर इदारे हैं जिनको इस पे काम किस मरहले में है? शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत में PIA की निजकारी जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था। अभी आते ही उन्होंने जो पहली चंद मीटिंग्स ली हैं उसमें PIA की निजकारी की मीटिंग ली है, उसमें कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। और वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है कि इसका जो टेंडर फ्लोट किया जाए वो जल्द से जल्द किया जाए और इसको मई के महीने के अंदर कोशिश की जाए कि इसको मुकम्मल कर लें। तो काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है और तेज़ी से काम हुआ। तो एक अशराफिया को टैक्स करना या अशराफिया से लेना और दूसरा निजकारी, दो चीज़ें नहीं। इसके अलावा भी मैं ये समझता हूँ कि मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने जो एजेंडा दिया है उसमें बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट, जो तीसरा कॉम्पोनेंट है, वो हुकूमती अखराजात को कम करना है। ऐसे इदारे या ऐसे अखराजात चल रहे हैं जिनका फ़ायदा कोई नहीं है। कई महकमे हैं जिनको बंद करके या ज़म करके दूसरे महकमों में गुजारा किया जा सकता है। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है जो हुकूमती अखराजात को कम करने, जो कई दफ़ा कई 100 अरब में चले जाते हैं, उनको कम करने के हवाले से। फिर दूसरा, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि अगर हुकूमती अखराजात में कमी वाक़ई की जाए, और हमारे बहुत से अखराजात ऐसे भी हैं कि हमने अब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे तेल का ख़र्चा है, वो बहुत बड़ा ख़र्चा है, उसको कम किया जा सकता है इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस करके। हमारी जो बाइक्स यूज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा तेल का उस पर खपत है। ये एक डिटेल की बात है मगर मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ एक कमेटी बनाई है उन्होंने जो अखराजात को कम करने के हवाले से तमाम हुकूमती महकमों का, वजारतों का, डिविजन्स का वो एक जायज़ा ले रही है कि कहाँ कहाँ पे कौन से अखराजात हैं जिनमें एक वाज़े कमी लाई जा सकती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। जितने भी सरमायाकार हैं वो रेड टेपिज्म की शिकायत कर रहे हैं, उसका क्या हल निकालेंगे? देखिए, ईज़ ऑफ बिज़नेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुश्किलात हैं। और ये लाल फीते का आपने ज़िक्र किया, कोई बिज़नेस खोलना चाहता है तो 15 महकमे हैं जिसको जवाबदेही आपको करनी पड़ती है। माहौलियात का महकमा अलग है, सोशल सिक्योरिटी का महकमा अलग है, और फिर जिस इंडस्ट्रीज़ का महकमा अलग है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का महकमा अलग है। 15-16 महकमे हैं जिसको बिज़नेस कोई भी खोले तो वो उसको जवाबदेह होता है, वो बतौर निगरान बैठ जाते हैं उसके ऊपर। तो वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा, आपको पता है, वो कंपनी मोड में, पंजाब में वो 56 कंपनियों पे बाद में केस बन गए, मगर अगर 56 कंपनियां ना होती, ऑरेंज ट्रेन ना बनती, 56 कंपनियां ना होती, मेट्रो बस ना बनती, 56 कंपनियां ना होती तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक निज़ाम लाया गया जदीद मशीनों के तर्ज के ऊपर, वो ना बनता, 56 कंपनियां ना होती तो पंजाब में इन्वेस्टमेंट ना आती। तो मैं समझता हूँ कि कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चीज़ों को ले जाया जाएगा। एक तो ये भी तरजीह में शामिल है कि जहाँ पे निजी सेक्टर और जो आपका सरकारी महकमे हैं वो मिलजुल के काम करें, और कुछ जगह पे आउटसोर्सिंग का मॉडल है। अब देखें, सरकार के अंदर स्पेशली जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है उसकी सलाहियत मौजूद नहीं है। तो अगर डिजिटाइजेशन करनी है, आपका पूरा टैक्स का निज़ाम है, या हमारी जो इंपोर्ट्स आती हैं बाहर से, मैं आज
बहुत महंगी गाड़ी, मैं मिडिल क्लास का सियासतदान हूँ, मैं बाहर से अगर बहुत महंगी गाड़ी मंगवाता हूँ और टैक्स के अफसर के साथ मिल के उस भी उतनी ड्यूटी अदा नहीं करता जितनी ड्यू है। हम चाहते हैं डिजिटल निज़ाम हो, जो चीज़ मुल्क में आए उसका टेक्नोलॉजी के ज़रिए पता लगे कि जी ये चीज़ आई है, इतना टैक्स इस पर ड्यू है, फ़लाँ बंदे ने इसका इतना टैक्स देना है। तो डिजिटाइजेशन भी जो है उससे ईज़ ऑफ बिज़नेस भी होगी और महकमों में भी आसानी होगी कि आपके टैक्स महसूलात जो हैं वो आप इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, कैबिनेट ये हतमी है या इसमें इजाफा होगा? सियासत में आपको पता है कोई बात हतमी नहीं होती, तो सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं। तो अभी तो कोशिश थी कि ये एक मुख्तसर और संजीदा एक काबीना बनाई गई है, मगर मेरा ख्याल है कि सियासत है, सियासी पार्टी है, हुकूमत है, तो इसमें इजाफे का इम्कान हमेशा रहेगा। और पीपल्स पार्टी भी उस इजाफे में आ सकती है। पीपल्स पार्टी का जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने तो उन्हें गुजारिश की थी कि आप ज़रूर इस काबीना का हिस्सा बने, और क्या ही अच्छा होता कि वो भी साथ काबीना में बैठे होते, मगर उन्होंने हुकूमत में शमूलियत का अपना तर्ज और अपना अंदाज़ अपनाया, जिसमें उन्होंने आइनी ओहदे जो हैं वो कबूल किए हैं। तो अगर उनकी मंशा हुई तो इस पर बात करेंगे। हमारी पेशकश थी मगर उसको तब कबूल ना किया गया, और मेरा ख्याल है अब जो हमारी अभी भी पेशकश बरकरार है। मैं समझता हूँ हमारी जो अब कोऑर्डिनेशन आपस की है और हम एक मिसाली आपस में एक ताल्लुक़ कायम हो गया है, तो ये अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा, वो तो ठीक चल रहा है, लेकिन एक एतराज़ काबीना पे ये हो रहा है कि ये पाकिस्तान की बजाय पंजाब का और ज़्यादातर वस्ती पंजाब का काबीना लगता है और उस पर छोटे सूबों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जाम कमाल साहब का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उनकी इसमें शमूलियत रखी गई है। और जनूबी पंजाब से अगर आप बात करें तो अब सरदार अवैस खान लगारी डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक़ है। आप अगर भावलपुर से बात करें तो हासिलपुर की तहसील से मियाँ रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब भी इस काबीना में शामिल हैं। जनूबी पंजाब वाले भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मकाम साहब को भी नुमाइंदगी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम तो नहीं, सिंध से गालिबन अभी फ़िलहाल काबीना में कोई शामिल नहीं हुआ, वो हो जाएंगे टाइम के साथ। तो खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, जनूबी पंजाब से तो नुमाइंदगी इस काबीना के अंदर शामिल है। अच्छा, जो इसाक डार साहब का तो फॉरेन अफेयर्स का कोई तजुर्बा नहीं है, तो वो वहाँ पे चला सकेंगे? देखिए, जब आप पार्लिमान के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो आपका बैनुल-अक़वामी जो सफ़र का सिलसिला है वो बढ़ जाता है। आप दूसरी हुकूमतों की दावत पे बाहर भी जाते हैं, आप वहाँ की हुकूमतों से डील भी करते हैं, आप बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ भी आपके ये मामलात रहते हैं। तो डार साहब ने बतौर MNA 97 में इलेक्ट हुए थे, उसी हलके से जिससे मैं इस दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ। तो वो तब बहुत बड़ा हलका था, तो काफ़ी हिस्सा इस दफ़ा उस हलके का मेरे हलके में भी शामिल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उनका एक्सपोजर बहुत है, और बतौर वज़ीर ख़ज़ाना मुतवातर तौर पे वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। उनका सरबराहाने मुमलिकत के साथ जो एक डील करना और हाई पावर डेलीगेशन जब बाहर जाते रहे, यहाँ आते रहे, वो दोनों में शरीक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा वसी तजर्बा है और बहुत मौजू शख्स हैं वो खारजा की उमूर को संभालने के लिए। नाज़रीन, जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ ये खुसूसी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। चेयरमैन PTI की मुलाकातों पे पाबंदी क्यों आयद कर दी? देखिए, जो पंजाब हुकूमत का मरासला आया महकमा दाखिला का, उसमें मियाँ वाली जेल के हवाले से, डेरा गाजी खान जेल के हवाले से और अडयाला जेल के हवाले से कुछ सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया। अडयाला जेल के बाहर से कुछ 3 लोग पकड़े भी गए, कुछ तखरीबकारी का भी खदशा था। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पे एक सिक्योरिटी ऑडिट पंजाब का जो महकमा जेल खाना जात है महकमा दाखिला के तहत, वो एक सिक्योरिटी ऑडिट कर रहा है। और खान साहब की मुलाकातें मेरा ख़्याल है किसी सियासी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं होती जितनी खान साहब की होती हैं। एक मुलाकात हफ्ते में वकला के साथ, एक मुलाकात ख़ानदान के अफराद के साथ, एक मुलाकात फ्रेंड्स के साथ, एक मुलाकात सियासी रुफ़का के साथ। ये 3 मुलाकातें वो कर रहे थे। जेल मैनुअल 1978 का, उसमें एक मुलाकात की गुंजाइश और एक मुलाकात की इजाज़त होती है। हमारे भी लीडरान जेल में रहे हैं। हफ्ते का दिन मुख्तस था, एक मुलाकात थी और वो भी बड़ी कड़ी निगरानी के अंदर होती थी, आधे पौने घंटे के लिए। इनकी हफ्ते में 3 मुलाकातें तो ये कर रहे थे। चौथी इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया हुआ था सियासी रुफ़का की मुलाकात का,
और जिस सेल में वो रहते हैं वो एक सेल नहीं है, वो पूरा कॉम्पाउंड है 4-5 सेल्स का, जिसके अंदर वॉकिंग के लिए उनको वॉक करने के लिए गैलरी दी गई है, किचन दिया गया है, वॉशरूम के लिए एक अलग फैसिलिटी दी गई है, रहने के लिए एक अलग कमरा जहाँ पे बाकायदा वर्जिश वाली साइकिल भी पड़ी है। मेन्यू वो ख़ुद बनाते हैं रोज़ कि उन्होंने क्या नोश फरमाना है रोज़। तो हमें तो वो कहते थे कि मैं एसी उतार लूँगा, मैं खाना बंद कर दूँगा, मैं दवाइयाँ बंद कर दूँगा, और कई कई माह मुलाकातें बंद रहती थी सियासी बुनियादों पे। तो जो 3 बंदे पकड़े गए उसको सामने क्यों नहीं लाते ताकि शुक्र शुबात का खात्मा हो? साफ़ी साहब ये बड़ा हसास मामला होता है, क्योंकि कई दफ़ा जब तखरीब कारी का ख़दशा हो, शनाख्त ज़ाहिर करने से तहकीकात का जो एक अमल है उसको कई दफ़ा नुकसान पहुँचता है। तो जो भी इदारा इसकी तहकीकात कर रहा है तो वो जब मौजू वक्त होगा, मुनासिब वक्त होगा, वो सामने ले आएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल सियासत का अंसर शामिल नहीं है। जिन जेलों के हवाले से कुछ रेड अलर्ट्स या रिपोर्ट्स मौजूद थीं उनका एक सिक्योरिटी ऑडिट है, और वो सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। इसमें एहतियाती तदाबीर वक्त से पहले लेने में ही आफियत होती है। जो असद कैसर साहब है उन्होंने कहा है कि भाई हम इस तरह आसानी से इस असम्बली को चलने नहीं देंगे, तो आप इन हालात में क्या समझते हैं कि असम्बली को कैसे चलाएंगे, कानून साजी कैसे करेंगे, हुकूमत कैसे चलाएंगे अगर PTI सड़कों पर रही और असम्बली में भी उसका भी ये रवैया रहा? मैं असद कैसर साहब को एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझता हूँ और उनकी कदर करता हूँ। वो एक वज़ादार आदमी है। उस दिन भी हाउस में थोड़ी तलखी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेहरबानी करें, तो इतनी सी उन्होंने बात की। और एक सीनियर आदमी है, सीनियर सियासतदान है, स्पीकर रहे हैं, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सका। हमने अपनी बात वापस ली और हमने एक तस्फिया वहाँ पे उनके साथ उस मौके के लिए किया। जब तहरीक अदम एतमाद के बाद इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी गैर आइनी तौर पे, असद कैसर साहब बराजमान नहीं थे स्पीकर की चेयर पे, कासिम सूरी साहब बराजमान थे, इसलिए उनकी हम इज़्ज़त भी करते हैं। अगर इस असम्बली को चलाने में किरदार अदा होगा, सियासी बयान ज़रूर हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि इस असम्बली को, इस निज़ाम को आगे चलाने में बहुत बड़ा किरदार असद कैसर साहब का है, और वो जो मर्ज़ी कहते रहे उनका किरदार रहेगा। हम उनसे तवक्को भी ये रखते हैं कि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह, एक डेमोक्रेट की तरह, इस धरती से जुड़े हुए एक सियासतदान की तरह वो इस सिस्टम को आगे चलाने में मददगार साबित होंगे। अब तो आलमी सतह पे भी जो कल मुजाहरे हुए IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के सामने, तो आप नहीं समझते कि ये आपकी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ाएंगी? ये बड़ा टची टॉपिक है। मैं बतौर सियासतदान ये समझता हूँ, ये मुल्क खुदादाद 27वीं रमज़ान की शब, लैलतुल क़द्र की शब, ये मार्ज़ वजूद में आया है, और इस मुल्क को बनाने में शहीदों का खून शामिल है, जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए शहीद हो गए। कईयों को दरिया के अंदर कब्रें नसीब हुई, कई ट्रेनों के अंदर जो है वो तलवारों की नज़र हो गए। तो ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल किया गया है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो सियासी जमातें हैं। मैं तहरीक इंसाफ वालों को भी कहना चाहता हूँ, आपने तनकीद करनी, आप हुकूमत पे तनकीद करें। आपने तनकीद करनी, मेरी ज़ात पे तनकीद करें। आपने तनकीद करनी है, आप सिस्टम पे तनकीद करें, मगर खुदारा पाकिस्तान पे तनकीद ना करें। ये जो एक नई रविश चल पड़ी है कि इस सियासी लीडर के बगैर पाकिस्तान नामंजूर, जो शांताना गुलजार साहिबा का भी बयान मैंने सुना आज से 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान नामंजूर। अब बात यह है कि ये सियासत इतनी अहम नहीं है कि मुल्क को दाव पे लगाया जाए। पहले आपने लेटर लिखी IMF को, आपने चाहा कि आपको इक़्तिदार नहीं मिला या आप इक़्तिदार से आउट हो गए तो आप पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दें, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब भी कई व्लॉगर, यूट्यूबर मुल्क से बाहर बैठ के सुबह उठते हैं एक एजेंडे पे, आज स्टॉक मार्केट को कैसे क्रैश करना है, आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को कैसे बंद करवाना है कि कोई गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी का ना सोचे, बिज़नेस को कैसे नुकसान पहुंचाना है। IMF की डील को सैबोटाज करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना इनका असल हदफ है। और लेटर लिखे माजी में, अब भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ पे IMF के बाहर बैठ के वहाँ पे रोज़ा खोला जा रहा है, पाक फ़ौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और अमेरिका में फुटपाथों पे ये अगर मुझे याद पड़ता है तो ये वही नहीं है जो कहते थे क्या हम कोई ग़ुलाम हैं और अमेरिकी साजिश कहते थे। तो अब वहाँ अमेरिका में फुटपाथों पे जब ये इफ्तारी कर रहे हैं, किसी मस्जिद में जाके इफ्तारी करो भाई। नहीं तो जब उनके लीडर को आप लोगों ने अंदर रखा हुआ है तो वो अपना जोर तो लगाएंगे ना। देखें, उनके लीडर को ना हमने अंदर रखा, ना IMF ने अंदर रखा, ना वर्ल्ड बैंक ने अंदर रखा। ये सिर्फ एक बहाना है।
और साफ़ी साहब 10-10 हज़ार डॉलर के बैग पकड़ के, 5-5 हज़ार डॉलर की जूती पहन के उधर जो एहतजाज कर रहे हैं। और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये एक अशराफिया मुट्ठी भर फैशनेबल लोग हैं जो पाकिस्तान आते हैं तो सन क्रीम लगाते हैं, जो पाकिस्तान आते हैं तो एंटी एलर्जी खाते हैं, काली एनके लगाते हैं। कोई इतराज़ नहीं है, आप आज़ाद शहरी हैं, आप जो मर्ज़ी करें। पाकिस्तान आते हैं तो मास्क पहनते हैं कि हमें डस्ट एलर्जी ना हो जाए। मैं तो गली मलों से मुंतखब होकर आया हूँ ना, मैं तो चटाइयों पे बैठ के, दस्तरखानों पे बैठ के खाने खा के आया हूँ अपने हलके के अंदर। तो कम अज़ कम इस मुल्क के साथ ये मजाक ना करें कि आप पलते हैं बाहर के टैक्स के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं, हज़ारों डॉलर के आपने कपड़े ज़ेब तन किए होते हैं, और आप एक रेडी बान, एक भट्टा मजदूर, एक मीडिया वर्कर, एक जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको तबाह करना चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम ना मिले, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए खुदा ना खास्ता, सिर्फ आपके सियासी लीडर की खातिर। ये काम नहीं होना चाहिए, ये दोहरा मेयार है। और ये मैं बड़ा इस पे जज्बाती, इस मामले पे आप वहाँ पे मुजाहरा हमारे ख़िलाफ़ करें, आप कहें जी हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये जो फ़ौज को बुरा भला बाहर की मुल्क पे कहना, बाहर के मुल्क में कहना, IMF के सामने बैठ जाना, मैंने कहा ना मस्जिद में रोज़ा इफ्तार कर लेते, क्या ये अच्छा होता किसी मुसलमान भाई को खजूर खिला देते। वो IMF के सामने फुटपाथ पे बैठ के जो है, पहले का अमरीकी साजिश, और अब वहाँ पे फुटपाथों पे बैठ के एहतजाज हो रहा है और पाक फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं। ये काम ना करें, ये ज़ेब नहीं देता। तो कोई मुफ़ाहमत क्यों आप नहीं करते? वज़ीर-ए-आज़म ने बात भी की थी मीसाक़ मुफ़ाहमत की, तो इन लोगों के साथ बैठ के बात क्यों नहीं की जाती? देखिए, मफ़ाहमत में ना कोई हर्ज है, और मफ़ाहमत एक अच्छी चीज़ है, और हम इसके दाई भी हैं, इसके कायल भी हैं। मफ़ाहमत वहाँ होती है जहाँ पे रियासत के जो हकूक़ हैं या रियासत का जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पे कोई आंच ना आए। हम बिल्कुल इस काम के लिए तैयार हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मुलव्वस नहीं हैं, उनके लिए बिल्कुल बात भी हो सकती है और रास्ता भी खोला जा सकता है। मगर इसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। अगर अदालतों से सज़ा याफ्ता नहीं हैं तो उनके केस अदालत में चल रहे हैं, और बातचीत में तो कोई हर्ज नहीं है, रास्ता निकल भी आएगा, उन लोगों के लिए भी निकल आएगा जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं है, मगर जिन्होंने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया है, जिन्होंने इस मुल्क में दफ़ाई इदारों पर हमला किया है, उनके केसेस कोर्ट के अंदर हैं। उसका हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम था कि अली अमीन ख़ान गंडापुर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम करते हैं, एक अच्छे माहौल में, दोनों तरफ से जब एक पुरतपाक इस्तकबाल एक दूसरे का किया गया, अच्छे अल्फाज अदा किए गए, इज़्ज़त तकरीम के माहौल में बात हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखें, वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। वफाक और इकाइयों की जो कोऑर्डिनेशन है, ये इस मुल्क की आवाम के लिए ज़रूरी है। ये सियासत से बालातर चीज़ है, इसको हमें प्रमोट करना है, आगे लेके चलना, और इंशाल्लाह लेके चलेंगे। लेकिन 9 मई को भी आप लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बस एक टूल बनाया हुआ है, और जो भी कोई बात होती है तो उसको 9 मई के रंग बिरंग के आप लोग उसको दीवार से लगाते हैं। तो 9 मई में बहुत सारे लोग जो गरीब, बेचारे, बेआसरा गिरफ़्तार हैं, अभी तक 9 मई के केसेस का फ़ैसला क्यों नहीं हो पाता? 9 मई के जो केसेस हैं उसमें बाकायदा कैमरों के ज़रिए, CCTV कैमरास के ज़रिए, जहाँ सेफ़ सिटी मौजूद था, सेफ़ सिटी के ज़रिए जो मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त की गई, शनाख्त करके बाकायदा उनके नाम आवेज़ा किए गए और उनके ट्रायल का सिलसिला शुरू किया गया। तो वो मैं समझता हूँ उसमें अभाम कोई नहीं है। अगर कोई समझता है कि उसका ताल्लुक़ नहीं था, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई ना, ये टेलीफोन का टावर बता देता है कि अताउल्लाह तारड़ आज के दिन सलीम साफ़ी साहब के स्टूडियो में मौजूद है। ये मेरा फ़ोन पड़ा है तो ये टावर बता देता है कि मैं यहाँ पे 1 घंटा मौजूद रहा हूँ। तो ये तो बड़ा आसान है, डेटा निकल आता है, पता लग जाता है कि कौन कहाँ मौजूद था, कौन नहीं था। तो मैं नहीं समझता कि किसी ऐसे शख्स को मुलव्वस किया गया है जो नहीं था। इलेक्शन में कई लोगों ने वावेला किया कि जी अब वापस आ गए, हमें इलेक्शन लड़ने दें। देखें, कानून से आप भागे हुए, आप मफरूर हैं, आप कानून का सामना नहीं कर रहे, और यकदम आके आप इलेक्शन प्रोसेस में शामिल तो नहीं हो सकते ना। कतार तो नहीं कि जिसमें आप खड़े हो गए, आपने कानूनी तौर पे अपने आप को क्लियर करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये कानूनी मामलात हैं, अदालती मामलात हैं, इनको अदालतों में लड़ा जाना चाहिए। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात के साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में मुल्क की सियासत से मुतालिक बात हो रही है, और हमारे साथ है जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं। आपसे मुतालिका मामलात हैं, ज़रा उसकी बात करते हैं। मीडिया कुछ अरसे से अपने ऊपर बड़ी क़दग़ने महसूस कर रहा है और एक घुटन की सी फ़िज़ा है, आप इसको कैसे दूर करेंगे?
साफ़ी साहब, ये मीडिया पे जो कदगन लगने का सिलसिला शुरू हुआ जब इस मुल्क में टीवी चैनल्स को बंद करने की एक रविश आई पसंद नापसंद के ऊपर, और एक सियासी रहनुमा जिनको हम बानी चेयरमैन पीटीआई आजकल कहते हैं, उन्होंने एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को, मीडिया हाउसेस को टारगेट करना शुरू किया। और हमने देखा कि उनके लोगों ने मीडिया वालों पर तशद्दुद भी किया, और कई चैनल्स हैं उनके मालिकान को 1982 के केस में भी जेल जाते हमने देखा है, और हमने उनको कुर्बानी देते भी देखा है। तो बात यह है कि ये सिलसिला शुरू किया था एक ऐसे शख्स ने जो आज खुद जेल के अंदर है। मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी ने कभी दौरे हाजिर में पिछली हुकूमत में मीडिया पे कदगन की बात की हो, बल्कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो हमारे 2013 से 18 के दरमियान जो दौर था उसमें इम्प्रूव किया। 2016 में डिक्लाइन आना शुरू हुआ जब एक इन्फ्लुएंस इमरान खान साहब यील्ड करना शुरू हुआ जिस भी तरीके से। 2018 के बाद तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया क्योंकि उन्होंने साफ़ी बरादरी को दीवार के साथ लगाया। और मुझे बड़ा दुख होता है, कल परसों इस्लामाबाद बेस्ड एक चैनल बंद हुआ। अब देखें, कम से कम 100-125 बंदा इस्लामाबाद में बेरोज़गार हुआ है। उस टेक्नीशियन का, उस कैमरामैन का, उस मेकअप आर्टिस्ट का क्या कसूर है जिसको आपने ले ऑफ कर दिया? तो मैं उनसे भी एक मीटिंग कर रहा हूँ और उस चैनल की बंदिश पे नोटिस लेंगे कि कम से कम जो वाजिबात की अदायगी है वो इतनी तो हो कि रमज़ान का महीना उन लोगों का गुजर जाए। और देखें, एक बड़ी थिन लाइन है आज़ादी सहाफ़त के दरमियान और रियासत की हिफाजत के दरमियान, बिल्कुल बड़ा एक कम गैप है। जब मैंने बात की ना, जिसका दिल करता है फेक न्यूज़ ऐसी फैलाते हैं, सनसनी ऐसी फैलाते हैं आजकल, और ये जो तेरा सहाफ़ी मेरा सहाफ़ी वाला सिलसिला चल पड़ा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। आज़ादी इज़हार राय मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, मगर जहाँ पे रियासत पाकिस्तान को आप नुकसान पहुँचाएँ और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को, ताकतों को फ़ायदा दें, तो वहाँ पे मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ। तो आज़ादी देकर क़ज़फ़ के कानून को मजबूत क्यों नहीं बना लेते? देखिए, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी। क़ज़फ़ का कानून इस्लामी शरीयत में एक बड़ा अच्छा कानून है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासी जमातों को एक तहिया करना है। आपस में सियासी जमातों को ये तहिया करना है कि हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, वो सोशल मीडिया का हो, कि हम कुछ लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, हम कुछ इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, हम ख़वातीन तक नहीं जाएंगे, हम ख़वातीन को बेतौकीर नहीं करेंगे, हम रियासत मुखालिफ। इस मुल्क में लोग फांसियाँ भी चढ़े हैं, जिला वतनियाँ भी काटी हैं, किले भी काटे हैं, जेलों में भी रहे हैं, लाशें भी उठाई हैं, मगर देखें, हमने भी हमेशा पाकिस्तान की बात की और आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तो ये रियासत जो है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है। बाहर बैठे कई हमारे साफ़ी भाई हैं, जब दिल करता है वो एक ट्वीट करते हैं कि जी आज जो है वो तबाही बर्बादी होने लगी है। भाई वापस आओ, वापस आके ट्वीट करें, आके बात करें इश्यूज़ पे। तो वापस आएँ तो फिर तो असद अली तूर की तरह गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ को क्यों गिरफ्तार किया? मैं समझता हूँ कि वो केस एक देखने वाला केस है और उसमें ये पता लगना चाहिए कि जो केस रजिस्टर हुआ, जो दफ़ात लगीं, कितनी दफ़ात ऐसी हैं जो सही तौर पे लगी, कितनी ऐसी हैं जो गलत तौर पे लगीं। और असद अली तूर, देखिए, जब पिछले दफ़ा उन पर एक हमला हुआ था तो हम उनके घर भी गए थे। शहबाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, मैं साथ था, शहरी रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका ज़रूर पता लगाएंगे। मगर जो मैंने बात की कि एक जगह रियासत है और मुल्क की सालमियत है, मुल्क का मफाद है, मुल्क की बका है, और दूसरी तरफ आज़ादी इज़हार राय है, ये दोनों साथ साथ चलने हैं। अगर एक दूसरे पे हावी हो गया तो ये काम आगे चल नहीं सकेगा। नहीं तो आप समझते हैं कि तूर ने क्या वो लाइन क्रॉस की थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तवाज़ुन, अगर नहीं की थी तो फिर क्यों गिरफ्तार किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तवाज़ुन ज़रूर बरकरार रहना चाहिए। मैं असद अली तूर की बड़ी कदर है, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से जो मामलात किए, चीफ़ जस्टिस को अदालत में आके तो कुछ इल्ज़ामात फिर सियासी जमात ने भी उठाए, उनको अपनी सफाई भी देना पड़ी। हमें थोड़ा सा, चीफ जस्टिस ने तो कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हमारे कांधों पे बंदूक रख कर चलाई जा रही है, हुकूमत ऐसा कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी जो कैंपेन एक चलाई गई, उन्हें आके अपने मुसलमान होने की गवाही देनी पड़ी। ये किसी मुल्क में नहीं होना चाहिए कि आपको एक
एक आपका काजी है, वो काजी भी है, फ़ाइज़ भी है, ईसा भी है, तो वो आके अपनी गवाही दे कि मैं मुसलमान हूँ, ये नामुनासिब है। हमें थोड़ा सा खुद एहतसाबी, मैं बतौर एक सियासी एक्टिविस्ट के, एक सियासी कारकुन के, मैं समझता हूँ कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप पे खुद लागू करना चाहिए। स्टेट रेगुलेट ना करे। मैं इसका हामी नहीं हूँ कि स्टेट ये चीज़ें रेगुलेट करे। सियासी जमातें भी, सहाफ़ी भी, हम एक चार्टर बनाएं, हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं और हम तहिया करें कि जहाँ रियासत का मफाद आएगा वहाँ हम कुछ लाइंस क्रॉस नहीं करें। तो आप उसके लिए कुछ इनिशिएट करें। मैंने तो दावत दी है तहरीक इंसाफ को भी। उस दिन मैं, ज़ैन कुरैशी उनके पार्लिमानी लीडर, उस दिन हम इकट्ठे एक शो के ऊपर मौजूद थे, तो मैंने उन्हें यही अर्ज़ किया, मैंने कहा जी मैं मुकम्मल तौर पे इसके लिए तैयार हूँ, आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं, हम सोशल मीडिया पे और बयानिए के ऊपर एक बात करते हैं और चीज़ों को तय करते हैं और कुछ डूज़ एंड डोंट्स हम तय कर लें कि ये रेड लाइन्स हैं, इनको क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये ट्विटर को क्या हो गया है? देखिए, जो ट्विटर का मामला है, जब से आपकी हुकूमत आई है ट्विटर को बुखार हो गया है। ट्विटर को तो बुखार पहले से था, निगरान दौर में ही बुखार था और उसको VPN पे चलाया जा रहा है। इसको देख रहे हैं कि इसका क्या हल निकल सकता है। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ इसको मेरा तो ख्याल है कि मैं तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ, ट्विटर भी, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, टिकटॉक भी। नहीं, VPN के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तो VPN के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई हल। तो ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा? देखिए, कई दफ़ा जो एक गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में पैदा हो जाती है और उस गैर यकीनी सूरत हाल का फ़ायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को होता है और मुल्क में सरमायाकारी को रोकने की कोशिश होती है। मुट्ठी भर लोग होते हैं, मगर इसका नुकसान सबको नहीं होना चाहिए। तो इस पर मेरा ख्याल है को बातचीत करके इसका हल को तो आप ये मानते हैं कि ये ट्विटर हुकूमत की तरफ से किया गया है बंद? देखिए, मैं ऑफिशियली तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास नहीं है, ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि कोई बंदिश का नोटिफिकेशन हो तो मैं इस पर बात करूँ। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन ज़रूरी है और इसको देखते हैं, इसका कोई तदारक होना चाहिए। अच्छा, एक आपकी अपनी वजारत का जो मातहत इदारे हैं उनमें खुसूसन PTV वो अपनी जगह पे सफ़ेद हाथी बन गया, तो उसके लिए आपके जहन में कुछ है? मैं PTV का पहला दौरा किया तो मेरा बड़ा दिल करता है कि इसको निजी TV चैनल्स के मेयार पे लाया जाए। हमारा टेक्नीशियन आज भी 1990 की कुर्सी जो प्रोक्योर हुई थी पेपरा रूल्स के मुताबिक उस पर बैठा है। इक्विपमेंट हमारा खासा आउटडेट हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जदीद बुनियादों पे कम से कम प्राइवेट चैनल्स के बराबर नहीं तो कम से कम थोड़ा उससे नीचे के मेयार पे हम ले आए तो ये बड़ी कौमी खिदमत होगी। एक बहुत बड़ा विरसा है हमारा, बहुत बड़ा एक हमारी कल्चरल वैल्यूज़ का वो अमीन है। आप कभी आर्काइव्स देखें 1947 से लेके तो आज तक तमाम चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद हैं, पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हैं और ऐसा सकाफ़ती चीज़ें पड़ी हैं, हमारी पूरी तारीख़ उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उनके वर्कर्स की वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी काम करेंगे और जदीद बुनियादों पे उसको एक मॉडर्न इदारा बनाने के हवाले से भी अपना किरदार। लेकिन PIA की तरह हमारे यहाँ जो काम 4 बंदे करते हैं PTV में, उसके लिए उन्होंने 50 बंदे रखे होते हैं, तो इस तरीके से तो ये कैसे चलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि काम बहुत है करने को, अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब हम आइडेंटिफाई करें तो ये मेरे इल्म में है। तो मेरी कोशिश होगी कि PTV के इदारे को इस्लाहात ला के किसी को घर ना भेजा जाए, किसी को बेरोज़गार ना किया जाए इस महंगाई के दौर में। मैं तो पहले ही एक न्यूज़ चैनल बंद हुआ है तो मुझे तो दुख लगा हुआ है। तो मगर काम सबसे लिए जाए, ये ना हो कि घर बैठे लोग तनख्वाह ले रहे हों, ये ना हो कि कोई काम पे नहीं आ रहा, किसी और शहर में रहता है, इस्लामाबाद से तनख्वाह जा रही है। तो वो एम्प्लॉयज़ की हमने लिस्ट मंगवाई है, हर किसी को काम पे लगाएंगे। काम हर किसी, जो सरकारी तनख्वाह लेगा वो काम करेगा तो सरकारी तनख्वाह मिलेगी, वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के इस खसूसी जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।